तो बच्चों शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का रिवीजन। पूरा वीडियो आपका बहुत ही कम समय में कंप्लीट होने वाला है। मैं कोशिश करूंगी कि छोटे से छोटा वीडियो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना बने, लेकिन उसमें आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो वीडियो शुरू करती हूँ उससे पहले सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल पर, और यदि इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले हम देखेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। देखो कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, और ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, जो हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से है। कार्बन एटम में जैसा कि यहाँ देख रहे हो 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 6 प्रोटॉन्स का मतलब क्या हुआ कि 6 ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। और जो कि यहाँ पर देख रहे हो कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको क्या करना होता है, या तो वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब यदि कार्बन बाहर की शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, या तो इनको गेन करता है, गेन करके क्या बना लेगा, वो C4 माइनस एनाइन बनाएगा। तो यदि ये लूज करता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये पहली शेल इसकी बच जाएगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और तब ये उस केस में C4 प्लस कैटन बनाएगा। लेकिन दोनों ही कंडीशंस जो है वो कार्बन एटम के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 6 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन्स तो कम होने नहीं है, प्रोटॉन्स तो उतने ही रहने हैं। तो 6 प्रोटॉन्स हैं, और यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इस स्थिति में 10 हो जाने में क्या होगा कि 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे होल्ड करें, ये प्रोटॉन्स के लिए पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से जो दूसरा केस है कि यदि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाए, तो 6 प्रोटॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में भी डिफ़िकल्टी होगी, और उसके साथ ही जब लूज करते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन तो उसमें एनर्जी भी काफ़ी जाती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज करना होता है, उसमें भी एनर्जी लगती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी, और साथ ही इट विल बी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल होगा 6 प्रोटॉन्स के लिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करें। इसलिए जो एक ही रास्ता बचता है वो क्या बचता है कि कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए शेयर करता है। क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस एनाइन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 6,4 कैटाइन, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon atom with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 electrons. तो दोनों ही केस इसके लिए मुश्किल है। तो अब शेयर करता है तो किस तरह शेयर करता है, देखो ये कार्बन का एटम है जिसका जो कन्फिग्रेशन हो गया वो क्या हो गया 2,4, और ये है हाइड्रोजन एटम जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और 1 कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों शेयर हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि कार्बन को 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। तो इसने क्या किया कि 4 हाइड्रोजन एटम के साथ में 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन एटम देख रहे हो यहाँ पर, उसके साथ में इसने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। ये कार्बन है और इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। उधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो 4 हाइड्रोजन एटम ये साथ में, 4 एटम के साथ में ये शेयर करेगा। तो इस हाइड्रोजन को भी कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। हर हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट शेल में, तो हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इधर कार्बन ने भी 8 इलेक्ट्रॉन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, जो इसने हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, और केवल कार्बन ही शेयर नहीं करता है, बहुत सारे नॉन मेटल अपने मॉलिक्यूल को बनाने के लिए भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं।
तो जैसे क्लोरीन कैसे बनता है, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल से एक Cl2 बनता है, ठीक है, Cl, इस तरह से क्लोरीन बनता है Cl2, ठीक है। तो ये कैसे बना, यहाँ पर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इसका क्या होता है, कन्फिग्रेशन 6287 होता है, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इसको भी एक चाहिए और इधर दूसरा क्लोरीन है उसको भी एक चाहिए, तो दोनों ने क्या किया, ये एक एक देख रहे हो, ये शेयर कर लिया है। और ये शेयर करने के बाद में दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस तरह से इनका स्ट्रक्चर जो है वो दिखेगा। इसी तरह से जो O2 बना, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हुआ, तो इस तरह से इनकी बॉन्डिंग होगी, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर 2 पहली शेल में है इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 4 5 6 आउटर मोस्ट शेल में 2 6 इसका कन्फिग्रेशन होता है। तो इसको भी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इधर इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों एक दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। यहाँ पर यहाँ पर गलत हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ना हो करके सपोज यहाँ पर होगा और इसी तरह यहाँ पर ना होकर ये यहाँ पर होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर शेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पर 2, तो इस तरह से देख रहे हो ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, यानी ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने इधर अपने शेयर कराए, इधर इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कराए। आगे बात समझ में। अब देखो नाइट्रोजन में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको भी शेयर करना है तब मॉलिक्यूल बनेगा। तो नाइट्रोजन का कैसे बनता है मैं यहाँ पर दिखाती हूँ तुमको। नाइट्रोजन है, इसका इस तरह बनाओगे स्ट्रक्चर 1 2 3। अब इसको कितने और चाहिए, 3 और चाहिए, तो दूसरे नाइट्रोजन से भी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और लेगा और 2 इधर हो जाएंगे इसके। तो कुछ इस तरह से इसका मॉलिक्यूल जो है वो दिखेगा आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखेगा, क्लियर। तो इस तरह से इसका नाइट्रोजन में क्या होगा, आपके यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, क्लियर। अब क्या है यहाँ पर, आयनिक बॉन्ड वर्सेस कोवैलेंट बॉन्ड। देखो आयनिक बॉन्ड हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें कि ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। हमने देखा था एग्जाम्पल, यदि ध्यान हो आपको, कि Na है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो इसने क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया और क्या बना लिया था, NaCl। कुछ इस तरह से यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड आप जानते हो कि सपोज कार्बन है और उसने 2 ऑक्सीजन से शेयरिंग की, या 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए ऑक्सीजन के साथ में, या आपने देखा कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ में शेयर किए, अभी सारे एग्जाम्पल देखे हैं। तो इस तरह से दोनों बनते हैं, ठीक है। तो अब इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जो बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्डिंग वीक होती है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर आपका होगा बहुत वीक होगा। उसकी वजह से क्या होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जबकि कोवैलेंट के केस में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, इजीली जो है वो बॉयल हो जाएंगे या मेल्ट हो जाएंगे। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, किसमें, वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर। जबकि ये जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और एक और लिख सकते हो कि ये इनसॉल्युबल होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, किसमें, सॉल्वेंट्स में, ठीक है। जबकि ये सॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स में। जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं इन सॉल्वेंट्स। तो इस तरह से ये इनके डिफरेंसेस भी समझ में आ गए होंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं कई बार, तो इस तरह से डिफरेंसेस आप लिख सकते हो, क्लियर। कार्बन जब कंपाउंड्स बनाते हैं तो ये 2 तरह के कंपाउंड्स बनाता है या मॉलिक्यूल्स बनाता है, आप कह सकते हो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जब भी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। वो कंपाउंड जिनमें कार्बन के बीच में
सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड कहलाएंगे, और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा देन दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं आपके, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होते हैं ये सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला, ये कहलाते हैं एल्केन्स। एल्केन्स क्या हो गया, विद सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। अनसैचुरेटेड दो तरह के होते हैं, एक जब डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है इनको हम बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोला इसको, एल्केन्स। और जब डबल बॉन्ड है तो बोला हमने एल्कीन्स, और जब ट्रिपल बॉन्ड है तो इनको बोलते हैं हम एल्काइंस, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें ये भी याद रखना है कि दो तरह के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड चूँकि सिंगल बॉन्ड होते हैं ना तो ये बहुत रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। लेकिन चूँकि यहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये जो होते हैं रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इजीली रिएक्शन करके अपना को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखो कि जो इनके कंपाउंड्स बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। देखो यहाँ पर ग्रुप कैसे स्टार्ट होता है, एक होता है जैसे फर्स्ट ग्रुप हुआ मैथ जिसमें सिंगल कार्बन होगा, वन कार्बन। जब टू कार्बन होंगे तो ग्रुप का नाम हो जाएगा आपका एथ, थ्री कार्बन एटम के साथ में बन जाएगा ये प्रॉप, फोर कार्बन के साथ में बन जाएगा ब्यूट, और फाइव कार्बन के साथ में ये पेंटा ग्रुप बन जाएगा, और सिक्स कार्बन के साथ में हेक्सा, ठीक है, और सेवन के साथ में हेप्ट, एट कार्बन के साथ में ऑक्ट। इस तरह से बनेंगे। अब देखो यदि ये मैथ ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन एक कार्बन के साथ में, एक कार्बन के साथ मैथ ग्रुप का मतलब क्या हुआ, यदि ये एल्केन है तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन, ठीक है। यदि मैंने यहाँ पर लिख लिया एल्केन्स, तो एल्केन्स के केस में सब में क्या लग जाएगा, एन। ये हो गया मीथेन, ये हो गया ईथेन, ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया ब्यूटेन, ठीक है, और ये हो गया आपका पेंटेन। यहाँ पर ये प्रॉप ग्रुप होगा, मैंने उस समय शायद आपको प्रॉप में पी लिखना रह गया था, ठीक है। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, फिर हेप्टेन, फिर ये ऑक्टेन, ठीक है। ये तो हो गया आपका एल्केन ग्रुप का। अब यदि यहाँ पर मैं एल्कीन ग्रुप की बात करूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पर पेन चेंज करके बता दे रही हूँ, यदि मैंने यहाँ पर एल्कीन कर दिया तो अच्छा ये भी याद रखने वाली बात है कि एल्केन ग्रुप तो शुरू होता है आपका मैथ ग्रुप से, लेकिन जो एल्कीन और एल्काइन है ये एथ ग्रुप से स्टार्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ लिख करके दिखाया भी आपको, ठीक है, इथीन और इथाइन बनेगा इनमें, क्योंकि जो आपका डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके लिए दो कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि मीथेन ग्रुप में आपका सिंगल कार्बन से भी काम चलता है। तो एल्कीन में क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट ग्रुप मेंबर होगा इथीन, सेकंड टू कार्बन के साथ में, ठीक है। फिर सेकंड हो जाएगा आपका थ्री कार्बन के साथ में, ये फर्स्ट हो जाएगा इथीन, यहाँ पर फर्स्ट होगा, और सेकंड हो जाएगा थ्री कार्बन के साथ में प्रोपीन। तो इस तरह से करके ये आपके बनेंगे, चार कार्बन के साथ में हो जाएगा ब्यूटीन, राइट। अब यदि हम एल्काइन की बात करेंगे तो ये बन जाएगा आपका इथाइन, प्रोपाइन, इस तरह से बनेगा, क्लियर। तो इस तरह से आपके कंपाउंड्स बनेंगे, समझ में आ रही है बात। एल्केन ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, ये ध्यान रखना है आपको। एल्कीन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n, और एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है आपका CnH2n-2। ये ध्यान रखना होगा, तो तुम्हारा कोई भी फार्मूला गलत नहीं होगा। एन यहाँ पर क्या है, एन जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, क्लियर हो यहाँ पर। अब देखो यदि हम एल्केन ग्रुप की बात करें तो हमें नेम ऑफ द कंपाउंड क्या है। सपोज़ मैंने लिखा था आपको, जब एक कार्बन है तो उसको कहते हैं मीथेन, दो कार्बन हो जाते हैं आपके ईथेन, तीन कार्बन से आपका बन जाता है प्रोपेन, चार कार्बन से बन जाता है आपका ब्यूटेन। मैं चार तक बात कर लेती हूँ, आगे फिर आप कर ही लोगे उसके आगे, ठीक है। अब देखो इसका मॉलिकुलर फार्मूला कैसे लिखना है आपको, फार्मूला पता है आपको, जनरल फार्मूला CnH2n+2, ये है इसका जनरल फार्मूला।
तो मॉलिकुलर फार्मूला C, अब कार्बन एक है तो एक आ गया, H2N 2 × 1 + 2 यानी क्या बना यहाँ पर CH4। और स्ट्रक्चर फार्मूला मीथेन, अब ऐसे भी बना सकते हो, सिर्फ स्ट्रक्चर का फार्मूला लिख लोगे उससे भी मॉलिकुलर फार्मूला निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है। देखो मैथ ग्रुप में हमें पता है एक कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी हमें फिल करनी है। जब भी हम फार्मूला लिखेंगे हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि इसकी जो 4 वैलेंसी है वो फिल करनी है। ये किससे फिल करनी है, हाइड्रोजन एटम से। तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। तो इससे भी तुम निकाल सकते हैं कि CH4, ठीक है। इससे भी तुम्हारा फार्मूला बन जाता है CH4। तो हमारा ये फार्मूला आ गया। अब हम यदि इथेन की बात करें तो यहाँ पर 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन का क्या हो गया C2H2N + 2, H2 × 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है, H2 × 2। तो क्या हुआ C2 और 2 2 4 2 6, तो यानी फार्मूला क्या बना आपका C2H6। अब यदि सपोज आपको जनरल फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो कैसे बनाओगे आप, हमें एथेन का ये ध्यान रखना है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है और दोनों की 4 वैलेंसी फिल करनी है। एक वैलेंसी तो कार्बन के साथ हो जाती है, बाकी आपको हाइड्रोजन से कर लेनी है। तो फार्मूला क्या बन गया यहाँ पर, ये आपका बना है दिस वन इज, तो क्या बना ये C2 और H1 2 3 1 2 3 H6 C2H6, ये आ गया आपका दिस वन इज। तो क्या बना ये C2 और H1 2 3 1 2 3 H6 C2H6, ये आ गया आपका। प्रोपेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, C3H2 × 3 क्योंकि N बाद में आता है ना, और +2 क्या बना ये C3 3 2 6 2 8, फार्मूला क्या बन गया C3H8। अब स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखेंगे इसका, हमें C3 पता है, प्रोपेन का मतलब क्या हुआ 3 कार्बन, और तीनों कार्बन की हमें 4 वैलेंसीज फिल करनी है। बहुत सिंपल है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि 4 वैलेंसीज इसकी फिल हो जानी, ये आपका बन गया प्रोपेन का स्ट्रक्चर। तो इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि ब्यूटेन है, बाकी आप खुद से बनाना, ठीक है। C4H2N H2 × 4 + 2, 4 4 2 8 और 2 10, C4H10 बन गया इसका मॉलिकुलर फार्मूला। और ऐसे स्ट्रक्चर क्या बनाया, C4 की ये सब की वैलेंसीज कर देनी आपको 4 4 कंप्लीट, और हर जगह आपको एक हाइड्रोजन एटम लगा देना है। बन गया आपका C4H10, 1 2 3 4 C4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से आप कोई भी फार्मूला निकाल सकते हो। अब देखते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स देखो वो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड्स दैट हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो आइडेंटिकल होगा, मतलब बिल्कुल सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि उनके एंड द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उनमें अरेंजमेंट जो एटम्स का है वो डिफरेंट होगा मॉलिक्यूल के अंदर, उनको हम कहेंगे आइसोमर्स। तो कंपाउंड दैट हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आइसोमर्स देखे ब्यूटेन के। देखो आइसोमर का मतलब होता है कि यहाँ पर तुम देख सकते हो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन कह सकते हैं क्योंकि ये आपका जैसे स्ट्रक्चर ब्यूटेन का होता है वही है, C4 1 2 3 4 C4H10। अब C4H10 को ही हम किस तरह से दूसरे तरह से अरेंज कर सकते हैं कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन और H देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर भी C4H10 ही है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन क्या है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा आपका आइसोब्यूटेन। क्या नाम है इसका, आइसोब्यूटेन। तो ये समझ में आ गया। अब ये तो कॉमन नेम है। अब यदि हम नॉर्मल देखें तो ये तो नॉर्मल ब्यूटेन रहेगा, लेकिन इसका एक और नाम भी आप कह सकते हो, वो कह सकते हो आप, या आपने यदि CH3 ग्रुप को अलग कर दिया तो ये मिथाइल ग्रुप बन जाता है। तो इसका IUPAC नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा
और ये सेकंड प्लेस पर है, ये फर्स्ट प्लेस होगी कार्बन की, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ठीक है। इस तरह से प्लेसिंग की जाती है नाम करते समय। तो ये सेकंड प्लेस पर है तो लिखोगे 2, फिर ये क्या हुआ मिथाइल, 2 मिथाइल, और ऊपर कितने कार्बन बचे 3, तो ये क्या हो गया प्रोपेन, और सिंगल बॉन्ड है यानी कि प्रोपेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। किसके आइसोमर्स हैं ये ब्यूटेन के। अच्छा ये भी एक क्वेश्चन आता है कई बार कि क्या हम प्रोपेन के आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो नहीं पॉसिबल हैं। क्यों नहीं पॉसिबल हैं, क्योंकि देखो ब्यूटेन के भी आपके 2 ही आइसोमर्स बन पा रहे हैं, ठीक है। तो ब्यूटेन से ही आप आइसोमर्स को बना सकते हो। अब हम देख लेते हैं पेंटेन के। ये हैं आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, ठीक है। यहाँ पर ये देखो ये आपका एन पेंटेन हो गया, 1 2 3 4 5 और 10 up to 12, C5H12, ये आपका पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। इसका नाम हो गया आपका एन पेंटेन, ठीक है। नॉर्मल पेंटेन है ये वाला जो है आपका क्या है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। इसमें एक ब्रांच देख रहे हो ना ये, और 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ भी हैं, ठीक है। H कितने हैं यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आइसोमर हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखोगे तो 3 और 2 5 कार्बन, C5, H कितने हैं 3 3 6 3 9 3 12, तो ये सब क्या हुआ, इसीलिए इनको आइसोमर्स कहते हैं क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। तो ये हो गया आपका नियोपेंटेन, राइट। अब इसका IUPAC नाम इस वाले का क्या होगा, देखो सेकंड प्लेस पर है तो 2 मिथाइल और 1 2 3 4 ब्यूटेन, और इसका क्या होगा, यहाँ पर देखो सेकंड प्लेस पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो यहाँ पर जो IUPAC नेम होगा वो हो जाएगा 2 2 2 और 2, क्योंकि 2 प्लेस पर है डाई, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 2 2 डाई मिथाइल, और 3 यहाँ पर है चेन में प्रोपेन, 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो ये इस तरह से नेमिंग हो जाती है आइसोमर्स की। और इनकी हमेशा ध्यान रखो कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो इस तरह से आप किसी भी आगे और भी मॉलिक्यूल्स के आइसोमर्स बना सकते हो। आपको ये देखना होगा कि हाँ आपको अरेंजमेंट देखना होगा कि किस तरह से कर सकते हो। चलिए फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये देख रहे हो यहाँ पर तुम, हैलोजेंस हो गए, अल्कोहल्स हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये सब हैं आपके 10th क्लास में। तो ये क्या है और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, अ ग्रुप ऑफ एटम्स और बॉन्ड्स दैट डिफाइन द फंक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट दे गेट अटैच टू, ठीक है। यानी कि वो ग्रुप ऑफ एटम्स का वो ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन के फंक्शन को या उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेगा, जिसके साथ जो उसके साथ में अटैच है, ठीक है। अब जैसे मैंने बात की यहाँ पर पहले हैलोजन में, तो मैं एक एक उदाहरण सबका दूंगी, तुमको समझ में आ जाएगा। हैलोजन क्या होता है, हैलोजन तुम्हें पता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि जब हैलोजन होगा तो 2 चीज़ों में दो चीज़ें देखोगे, एक तो किस तरह से अटैच करना है उसको ग्रुप को, प्लस नेमिंग। सपोज मैंने मीथेन लिया, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, CH4 हो गया मीथेन। तो यहाँ पर क्या होगा, हैलोजन से कोई भी एक एटम रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने करा हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से। अब ये तो मीथेन था, जब ये CH4 था तो ये मीथेन था और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मीथेन की थी। लेकिन जैसे यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप लगा तो इसका जो नेमिंग होगी वो कैसे होगी, यहाँ पर प्रीफिक्स में नेम आ जाएगा इसका क्लोरो का, तो ये हो जाएगा क्लोरो मीथेन, ठीक है। नाम मीथेन रहेगा क्योंकि एक ही कार्बन है यहाँ पर भी। और अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ इसकी मीथेन से बिल्कुल चेंज हो जाएंगी क्योंकि अब यहाँ पर कौन सा ग्रुप लग गया है, क्लोरो ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, ठीक है। इसी तरह सपोज यहाँ ब्रोमीन लगा होता है तो ब्रोमो हो जाता है। यदि इथेन की जगह पर अटैच एक ही कार्बन क्लोरीन एटम होगा, या अटैच एक ही एटम से चेंज होगा, एक ही एच एटम से, लेकिन यदि 2 कार्बन है तो वो क्लोरो इथेन हो जाएगा। क्लियर।
अब इसी तरह से अल्कोहल, अल्कोहल का ये जो आर दिख रहा है तुमको क्या है, आर, आर एल्काइल ग्रुप होता है, जैसे आर ओ एच लिखा है अल्कोहल के लिए, तो आर मतलब एल्काइल ग्रुप। अब यदि मैंने लिखा, अगेन मैं मीथेन का ही उदाहरण यहाँ पर भी ले रही हूँ, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है आपका किससे, ओ एच से, तो क्या हो गया ये CH3, ये 3 CH3 हो गया, ये क्या हो गया आपका एल्काइल ग्रुप हो गया CH3 और OH हो गया। ठीक है, और यदि इसको यहाँ पर देखना चाहते हो तो यहाँ पर कहीं पर भी आपका एक जगह पर OH लग गया। ये तो हो गया आपका मिथेनॉल। अब यहाँ पर जो नेमिंग होगी वो क्या लग जाएगा, ऑल लग जाएगा, ANE रिप्लेस हो जाएगा किससे, ऑल से, जैसे ये हो जाएगा अब मिथेनॉल। ठीक है, यदि मैंने यहाँ पर ले लिया 4 कार्बन ले लिया, सपोज 4 कार्बन का मतलब क्या हुआ, ब्यूटेन है, लेकिन मैंने एक जगह यहाँ पर H लग गया, तो अब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका ब्यूटेनॉल। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्यूटेन, अब E लगना था तो E की जगह क्या हो गया, ऑल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, E ही करोगे यहाँ पर रिप्लेस, E रिप्लेस हो जाएगा ऑल से, मीथेन E था, ऑल, ब्यूटेनॉल। इस तरह से इसको नेमिंग करोगे, और जब भी OH लगा है मतलब कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप। अब यहाँ पर ले लेते हैं हम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या है, RCHO, इसको हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, RC एक साइड H और जो O होगा वो डबल बॉन्ड से, तो इस तरह से देख लो ना, कार्बन की ये 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो रही हैं, और ये एल्काइल ग्रुप शो कर रहा है। अब यहाँ पर भी मीथेन से ये भी शुरू हो सकता है, लेकिन देखो जब ये मीथेन से हम बनाएंगे तो मीथेन में तो ऑलरेडी एक ही कार्बन होता है ना, तो ये कार्बन रहेगा, तो यहाँ पर सिर्फ H जुड़ जाएगा। तो यदि हमने यहाँ पर H लिख दिया, CH और डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर E किससे हो जाएगा, रिप्लेस अल से, तो ये बन गया आपका मिथेनॉल। ठीक है, यदि मैंने 2 C ले ली, यहाँ पर कार्बन एटम जो है एक ले लिया और एक ऑलरेडी इसमें है, इस तरह से, तो यहाँ पर अब 2 कार्बन होने की वजह से ये क्या बन गया आपका इथेनॉल। तो इसी तरह से आपके सारे बनते जाएंगे आगे के जो कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जैसे मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, लाइक दिस। अब आ जाता है आपका कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में क्या होता है, ये ध्यान रखना है आपको, R और R' 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप जरूरी हैं, यानी कि ये जो कीटोन ग्रुप है वो इथेन H ग्रुप से भी शुरू नहीं होगा, ये आपका सिर्फ प्रॉप ग्रुप से शुरू होगा। कीटोन उससे पहले शुरू नहीं हो सकते, क्योंकि इसको शर्त क्या है कि आपके 2 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिया आपने, सपोज 3 कार्बन होते हैं आपके प्रोपेन ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पर ये लग गया कीटोन ग्रुप, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन एटम लग गए। अब जब कीटोन ग्रुप होता है तो क्या होता है, ई किससे रिप्लेस होता है, ओन से। ठीक है, अब यहाँ 3 है कार्बन, तो क्या हो गया, ये प्रोप ग्रुप हो गया, प्रोपेन। अब ई होता है, ई की जगह क्या आ गया आपका ओन, यहाँ पर ई किससे रिप्लेस है, ओन से, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ठीक है, इसी तरह से यदि एक और कार्बन एटम होता है, सपोज मैंने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर एक और कार्बन कर दो, ठीक है, और इसका जो नेम है ये भी चेंज कर हो जाएगा, फिर आपका ब्यूटेनॉन हो जाएगा, एक और कार्बन कर दिया, क्लियर। अब ये क्या बन गया आपका ब्यूटेनॉन। लेकिन ये जो है ना, ये आपका बीच में कहीं पर आएगा, कभी भी साइड में नहीं आएगा कीटोन ग्रुप, ये ध्यान रखना है, क्लियर। तो इस तरह से ही आपका कीटोन हो गया। अब देख लेते हैं जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, RCOOH, R एल्काइल ग्रुप है, R, और यहाँ पर आपका क्या गया, C, एक साइड इसमें O लग गया, डबल बॉन्ड लग गया, एक साइड OH लग गया, तो COOH इस तरह से बनता है। ये भी मेथेन ग्रुप से शुरू हो सकता है, कैसे, क्योंकि हमारे पास एक कार्बन ऑलरेडी है, एक हम R की जगह H लगा देंगे, तो यदि हम मीथेन ग्रुप से बनाएंगे इसको, तो ये क्या बन गया आपका मिथेनोइक एसिड। आपने सुना है ना, पढ़ रखा है ये मिथेनोइक एसिड, तो ये आपका हो गया मिथेनोइक एसिड, क्लियर। यहाँ पर ये एक कार्बन एटम है, यदि यहाँ पर 2 कार्बन कर लेंगे हम, तो क्या बन गया, ये आपका इथेनोइक एसिड बन गया। इसी तरह से आप प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड सब बन सकते हैं, क्लियर।
तो अब यहाँ पर दो और दिख रहे हैं तुमको, जो कि एल्कीन्स और एल्काइंस हैं। ये तुमने पहले ही पढ़ रखा है कि डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये एल्कीन ग्रुप होता है, ठीक है ना। और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये एल्काइन ग्रुप होता है। तो इनको भी हम फंक्शनल ग्रुप में ही रखेंगे। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप के जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड डिसाइड करते हैं, इसलिए इनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, होमोलोगस सीरीज देखते हैं। समझ में आ गया फंक्शनल ग्रुप। इस पे देखो क्वेश्चंस भी आते हैं फंक्शनल ग्रुप पे, कि कोई भी आपको ग्रुप पहचानने को आ सकता है या फिर उसको एक से दूसरे में किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ही कहलाता है, ठीक है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज। अब देखो होमोलोगस सीरीज जो होती है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें होती है, बहुत ही आसान है। होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है कंपाउंड्स की जिसमें जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, एक ही तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनके जो सक्सेसिव मेंबर्स होंगे उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। देखो कैसे होता है, ये मैंने कुछ यहाँ पर लिख के दिखा रखे हैं तुमको। जैसे एल्केन है, एल्केन में ये मीथेन हो गया, ये एथेन हो गया। अब मीथेन और इथेन में देखोगे तो किसका अंतर आ रहा है, देखो एक कार्बन है यहाँ पर, दो कार्बन, तो एक कार्बन का डिफरेंस आया। यहाँ पर चार हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आया। यानी कि क्या समझ में आया तुमको कि दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस आ जाता है CH2 का। अब यदि हम इन दोनों को देखते हैं जो नेक्स्ट हैं, यानी कि हमने इथेन और प्रोपेन में देखें, अगेन यहाँ पर एक कार्बन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। और यदि प्रोपेन और ब्यूटेन में देखोगे तो अभी यहाँ पर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर है। इसी तरह से यदि एल्काइन में देख लोगे और अल्कोहल में देखोगे, सब जगह पर सेम आएगा। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब एल्काइन में देखो यहाँ पर C2H2 है या C3H4, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर आ रहा है CH2 का, C3H4 C4H6, फिर C4H6 C5H8, यानी कि 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का यहाँ पर भी अंतर आया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ कि CH2 का अंतर आता है दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में। अब यदि अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड्स को देख लो, ये हो गया आपका मिथेनॉल, ये हो गया आपका इथेनॉल, मिथेनॉल और इथेनॉल। तो एक कार्बन का अंतर आ रहा है CH3OH, यहाँ पर C2H5OH है, तो OH तो सेम रहना है। अब CH3 और C2H5 में देख लो C और H2, CH2 का डिफरेंस। इसी तरह से तुम किस में देखोगे, नेक्स्ट इथेनॉल में और प्रोपेनॉल में देख लो, ये इथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, यहाँ पर भी 1C और 2 का हाइड्रोजन का एटम का अंतर आ रहा है। तो हर सक्सेसिव मेंबर में दो, एक के बाद जो दूसरा मेंबर होगा, एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स का सीरीज़ का, उसमें CH2 का अंतर होता है। और बाय मास किसका अंतर होता है, कार्बन का मास होता है 12 यूनिट और हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, 1 × 2, यानी कि 14 यूनिट का अंतर होता है। ये भी ध्यान रखना कि मास के हिसाब से 14 यूनिट, ये क्या है 14 यूनिट, ठीक है। तो 14 यूनिट का डिफरेंस होगा और CH2 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हो तुम, कि सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। तो किसी भी कार्बन चेन में जब एक सेम फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, सब्सटीट्यूट कर रहा है, तो उसको हमने क्या कहा, ऐसी सीरीज़ को होमोलोगस सीरीज का। अब देखो इसमें एक चीज़ ये देखनी है तुमको कि जो कार्बन जो कंपाउंड्स हैं ये, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। सेम क्यों होती हैं, क्योंकि ग्रुप तो एक ही है, फंक्शनल ग्रुप एक ही है ना यहाँ पर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर देख रहे हो कि 14 यूनिट मास से डिफरेंस आ रहा है हर सक्सेसिव मेंबर के बीच में, तो इनमें जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें चेंज देखा जा सकता है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होंगे। और वो चेंज किस तरह के होंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा, और साथ ही जो सॉल्युबिलिटी होगी वो चेंज होगी, उसमें भी उसी तरह से अंतर देखा जाएगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट होमोलोगस सीरीज़ का। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, लर्न करना होगा। कंबशन रिएक्शन हो गई, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, और एक और होती है जो कि होती है आपकी
ऑक्सीडेशन रिएक्शन तुमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। यहाँ पर तुम देखोगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स में किस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो पहले समझ लो कंबशन रिएक्शन क्या है। कंबशन रिएक्शन जब सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड किसी भी कंपाउंड में हो सकती है। इसमें क्या होगा, जब ये कंपाउंड्स बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट और लाइट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं, जनरली एल्केन्स देते हैं। और एडिशन रिएक्शंस एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों में होती है, लाइक गिवन बाय ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स में होगी या फिर एल्काइंस में भी देखने को मिलती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन का ही एडिशन होगा। तो यहाँ पर देखोगे कि अल्कोहल किस तरह से इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कंबशन रिएक्शन किस तरह से होती है। ये कुछ दिख रहा है तुमको जलता हुआ, ये क्या दिखा रहा है कि कंबशन रिएक्शन हो रही है। किसमें हो रही है, CHHY और O2 में। यानी कि ये CHXY क्या है, ये कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके देखो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हीट एंड प्लस लाइट, ये सब यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वैसे भी पता है जब कोई चीज़ जलती है तो क्या होता है, लाइट दिखती है ना, और वहाँ पर हीट भी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है उस जगह पर। एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पर कंबशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। यहाँ पर मीथेन है CH4। जो मीथेन है वो जब बर्न होगी ऑक्सीजन के साथ में 2O2 कर सकते हो। यहाँ पर क्या बनाएगा, CO2 प्लस 2H2O इन विद हीट एंड लाइट। तो ये जो रिएक्शंस हैं इनको लर्न कर लेना है, और डेफिनेशन बहुत आसान है। कंबशन में जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है अलॉन्ग विद हीट एंड लाइट, और ये रिएक्शन आपकी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हाइड्रोकार्बन्स में होती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, जब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है इथेनोइक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर जो एल्कलाइन KMnO4 है, ये क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है, ठीक है, हीट किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, ये दो एजेंट हैं, इनमें से कोई भी एक एजेंट यूज़ किया जा सकता है, और उसमें जब इसको हीट किया जाता है तो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनोइक एसिड में। ठीक है, ये आपकी हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये है आपकी एडिशन रिएक्शन। जो हम एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है सपोज, जिसको हम कह सकते हैं वेजिटेबल ऑयल या घी। इसको हम हाइड्रोजन और सम कैटालिस्ट, जो निकल या पैलेडियम के यहाँ पर कैटालिस्ट हैं, तो उसमें जब हम रिएक्शन करते हैं इसकी, तो ये किस में चेंज हो जाता है, वेजिटेबल घी में। देखते हैं एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि ऑयल है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि वेजिटेबल घी है। तो वेजिटेबल ऑयल का कन्वर्जन वेजिटेबल घी में, जब इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यहाँ पर किसका एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटालिस्ट। तो ये आपके कैटालिस्ट होते हैं। देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, वैसे तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जनरली इनर्ट होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार सनलाइट की प्रेजेंस में जो इनका एक हाइड्रोजन एटम है किसी दूसरे एटम से रिप्लेस हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये CH4 है, और इसमें एक हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपका क्लोरीन से। तो एक क्लोरीन H की जगह ले लेगा और एक H जो है वो क्लोरीन के साथ में ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सपोज मैंने लिखा मीथेन, और यहाँ पर जो एक H था इसका क्लोरीन के साथ आ गया, और ये H जो है यहाँ पर क्लोरीन के साथ ऐड हो गया। ठीक है, इस क्लोरीन ने H की जगह ली और इस H ने क्लोरीन की जगह ली। तो इस तरह से करके ये आपकी रिएक्शन हो जाती है। क्या बनता है आपका यहाँ पर, ये बन गया आपका क्लोरोमीथेन। ठीक है, दिस इज क्लोरोमीथेन। अब ये क्लोरोमीथेन रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ में,
नेक्स्ट स्टेप में। तो अब यहाँ पर फिर एक H एटम जो है क्लोरीन से रिप्लेस होगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा CH2, और Cl कितने हो जाएंगे, एक Cl ऐड हो जाएगा तो Cl2 भी आ जाएगा, और एक H इधर Cl से बन जाए कंबाइन होके HCl बनाएगा। अब ये CH2 Cl2 जो कि डाइक्लोरोमीथेन है, उसकी रिएक्शन होगी क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर क्या होगा, एक H एटम फिर से रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, तो यहाँ पर सिर्फ एक H एटम बच जाएगा CH। क्लोरीन कितने जाएंगे, Cl, और एक और Cl आ गया, यहाँ पर Cl3 हो गया, यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन बन गया, और इधर ही आपका HCl बन गया। फिर ये ट्राइक्लोरोमीथेन से रिएक्शन होगा क्लोरीन का, और यहाँ पर देखो फिर ये जो H एटम एक बचा है ये भी क्लोरीन के साथ में रिप्लेस कर देगा, क्लोरीन इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन एटम Cl से ऐड हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, टेट्राक्लोरो, देखो यहाँ पर 4 हो गया ना क्लोरीन के एटम, टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है, और ये आपका HCl फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपकी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। अब हम देखेंगे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को, उनकी रिएक्शंस को। अब हम देखेंगे इथेनॉल की रिएक्शंस। इथेनॉल पहले हम समझ लेते हैं क्या है। देखो इथेनॉल जो होता है वो एक अल्कोहल है, जो कि जिसको हम कह सकते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि यदि हम इथेनॉल का फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होता है C2H5OH, जो कि इथाइल अल्कोहल भी इसको कह सकते हैं, और इसका नाम इथेनॉल है, ठीक है। अब इथेनॉल जो होता है यदि थोड़ी मात्रा में भी कोई लेता है तो वो ड्रंकननेस देता है, और पानी में किसी भी प्रपोर्शन में ये सॉल्युबल होता है, डिज़ोल्व हो सकता है, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है, और इसका नेचर जो होता है ना न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब यदि हम इसकी सोडियम से रिएक्शन देखते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी रिएक्शंस आ जाती हैं, तो यदि सोडियम से इसकी रिएक्शन देखें तो ये सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। ये क्या है आपका, सोडियम इथॉक्साइड, इसका नाम लिख लो आप पहले, इथॉक्साइड। तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल ने सोडियम के साथ में रिएक्शन किया, और आपका देखो C2H5O बन जाता है। C2H5O अलग हो गया, Na, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज, यानी आयनिक कंपाउंड हो जाता है ये। तो जब इथेनॉल सोडियम से रिएक्शन करता है तो सोडियम इथॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है आपका C2H5O बनता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो ये भी एक रिएक्शन है जो कि आपको लर्न करनी है। साथ ही एक और रिएक्शन इसकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रिएक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू ईथीन, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हो तुम, इथेनॉल है CH3CH2OH, ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, और सिंपली स्ट्रक्चर फार्मूला दिखाया। अब जब ये स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पर देख रहे हो आप इथेनॉल का, जब इसकी रिएक्शन जब इथेनॉल की रिएक्शन हमने की कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से एट द टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यदि केल्विन में आप देखोगे तो ये 453 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और जब इस पर रिएक्शन हुआ इसका इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या होगा कि जो इथेनॉल है वो इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज़ इथीन, ठीक है। ये क्या बना आपका, इथीन बना, डबल बॉन्ड देख रहे हो यहाँ पर, डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन है ये। तो ये एक रिएक्शन आपकी पूछी जाती है कि कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथीन, यहाँ पर ये इथीन कर लेना, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, इथीन है ये, और प्लस H2O बनता है। तो देखो यहाँ पर पानी निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है एक तरह से। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पर कौन हो जाता है आपका, H2SO4। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कई बार, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी NCERT जब आप पढ़ोगे प्रॉपर, तो आपको सारे क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे आंसर्स। तो कई बार पूछा जाता है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है, तो यहाँ पर कौन सा है, H2SO4। बिकॉज ऑफ H2SO4 क्या हो रहा है कि आपका वाटर यहाँ से निकल रहा है रिएक्शन में, यानी कि डिहाइड्रेशन हो रहा है। क्लियर, गुड। तो अब देखते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड भी आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, और जिसकी वजह से ये विंटर्स में जो कोल्ड रीजन्स हैं वहाँ पर जो है वो फ्रीज कर जाता है, और इसी वजह से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और जो इथेनोइक एसिड है ये जब अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या बनता है आपका ईस्टर,
और इथेनॉइक एसिड, यदि आप 5% सॉल्यूशन लेंगे इथेनॉइक एसिड का वाटर में, ठीक है, 95% वाटर लिया आपने और 5% आपने लिया इथेनॉइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है आपका CH3COOH। तो ये क्या बनाता है आपका विनेगर, यानी आप कह सकते हो कि विनेगर जो होता है, विनेगर में 5% एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की। तो देखो, जब इथेनॉइक एसिड है, ये इसका फार्मूला, ये आर क्या शो करता है आपका एल्काइल ग्रुप, यानी कि यदि मैंने लिखा CH3COOH, ये क्या बना आपका इथेनॉइक एसिड, ठीक है, इथेनॉइक एसिड। और इसने रिएक्शन किया अल्कोहल से, जो कि आपका इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल है C2H5OH, क्या है ये आपका इथेनॉल है। तब ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और क्या बनता है आपका यहाँ पर, R किसको शो कर रहा है आपका CH3 को, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप CH3, फिर COO और R डैश किसको शो कर रहा है आपका C2H5 को। तो ये आपका ईस्टर बनता है, जो कि एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है और ये रिएक्शन आपकी कहलाती है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए जो है एक एक्टिविटी है तुम्हारी बुक में, जिसमें कि तुमने क्या किया है कि 1 ml आपने लिया है CH3COH, जो कि इथेनॉइक एसिड है, और 1 ml आपको लेना है यहाँ पर C2H5OH। ये दोनों किस में लेने हैं आपको, एक टेस्ट ट्यूब में लेने हैं। यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं आपको, ये आपने एक टेस्ट ट्यूब ली है, उस टेस्ट ट्यूब में आपने लेना है, दोनों सॉल्यूशन बनाना है इसका, ठीक है। और इसमें आपका 1 ml इथेनॉइक एसिड और 1 ml इथेनॉल है। इसको आपने क्या करना है, एक बीकर में पानी लेना है और उस पानी में आपको इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करना है। ये पानी क्या होगा आपका, वाटर बेस होगी एक तरह से, और इसको यहाँ पर आपने एक ट्राइपॉड स्टैंड पर रख करके बर्नर पे रखा है, इसको गर्म कर रहे हैं आप, ठीक है। तो जब इसको आप गर्म करेंगे वाटर बेस में रख करके इथेनॉइक एसिड को और अल्कोहल को, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका ईस्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर, आफ्टर रिएक्शन ईस्टर विल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या था आपका इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल था, तो ये आपकी रिएक्शन है और इस रिएक्शन को आप बोलते हो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आगे समझ में, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ एन ईस्टर विद अ बेस। ईस्टर जो अभी हमारा फॉर्म हुआ रिएक्शन में, जब हमने इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन की, और जब उसकी रिएक्शन जो ईस्टर बना है उसकी रिएक्शन हम एक बेस से करते हैं, तो यहाँ देखो ये ईस्टर है, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ CH3COO, ठीक है, और ये आपका C2H5, फिर इसकी रिएक्शन हो रही है एक बेस के साथ में, तो ये क्या बना रहा है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, राइट। तो ये क्या बना आपका CH3COONA, राइट। तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है आपका, और यहाँ पर आपका अल्कोहल बैक हो जाता है C2H5OH। तो ये रिएक्शन, हम इस रिएक्शन को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें आपने ईस्टर को जब बेस के साथ में रिएक्ट कराया है, तो फिर आपका सोडियम एसिटेट आप कह सकते हो इसको, और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है, और जो अल्कोहल है वो फिर से बन जाता है। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है आपकी। रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद सोडियम मेटल। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हमें पता है CH3COOH है और सोडियम Na हो गया। रिएक्शन की तो रिएक्शन में बनेगा आपका CH3COO, यहाँ से आ गया, और Na यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फिर से एसिड और मेटल की रिएक्शन है, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है एसिड बेस चैप्टर में, कि जब मेटल रिएक्शन करता है एसिड के साथ में तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेम रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, लेकिन एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। जो आपके मिनरल एसिड्स हैं HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। एक और रिएक्शन है जो कि इथेनॉइक एसिड की इंपॉर्टेंट है आपकी, कि रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी कुछ उसी तरह की रिएक्शन है जो हमने सेकंड चैप्टर में देखी थी,
कि जब भी एसिड रिएक्शन करता है सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट। सेम रिएक्शंस हैं, फॉर्मूले का अंतर है, देख सकते हो यहाँ पर इथेनॉइक एसिड है CH3COOH, इसने रिएक्शन की सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो क्या बना आपका ये CH3COO और यहाँ से Na आ गया, ठीक है, CH3COO Na बन गया यहाँ पर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिखी हुई यहाँ पर, बैलेंस रिएक्शन है यहाँ पर 2CH3COO 2CH3CO, फिर ठीक है H2 और H2O और यहाँ पर CO2 बच गया, वो CO2 हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी NaSCO3 के साथ में है CH3COO, Na बन गया और H, एक H ही हो गया, एक H ही हो गया, H2O हो गया और प्लस CO2 हो गया। रिएक्शन आपकी दोनों बैलेंस्ड है, तो ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी रिएक्शंस जितनी भी है इथेनॉइक एसिड की, सब रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से लर्न कर लेना अच्छे से। अब टॉपिक है आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इसका कंपैरिजन करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आने वाला है ये। देखो सोप्स क्या होते हैं, सोप्स होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स, ये आपके होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स, किसके होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, जबकि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं सल्फोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के, ये भी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ही होते हैं, लेकिन किसके होते हैं ये, सल्फ्यूरिक एसिड या आप लिख सकते हो सल्फोनिक एसिड के, ठीक है। और जो सोप्स होते हैं किस प्रोसेस से बनते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है सेपोनिफिकेशन प्रोसेस। सेपोनिफिकेशन में क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो आपके ऑयल या फैट होते हैं उनको हाइड्रोलाइज किया जाता है NaOH के साथ में, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कंपाउंड है, उसको जब हम NaOH के साथ में हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमको सोप मिलते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन प्रोसेस। अब एडवांटेजेस क्या है सोप्स के भी, देखो कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ एडवांटेजेस आपके डिटर्जेंट्स के भी होते हैं। पहले सोप्स की बात कर लेते हैं। सोप्स चीपर होते हैं और रेडीली अवेलेबल होते हैं, यू नो कि यदि कोई चीज़ सस्ती है तो वो आसानी से आपको किसी शॉप पर अवेलेबल हो जाती है, तो ये सस्ते होते हैं। दूसरा, वर्क वेल विद सॉफ्ट वाटर टू क्लीन क्लोथ्स, ये सॉफ्ट वाटर है तो बहुत अच्छे से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या है कि ये 100% बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनसे हमारे एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम डिटर्जेंट के एडवांटेजेस देखते हैं तो जैसे कि हमने देखा सोप्स सॉफ्ट वाटर में अच्छे से क्लीन करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट की बात करें तो वो इवन हार्ड वाटर में भी अच्छे से क्लीन करते हैं, वर्क वेल विद हार्ड वाटर। फिर जो डिटर्जेंट्स हैं वो सैलाइन वाटर हो या फिर आपका एसिडिक वाटर हो, किसी में भी वर्क कर सकते हैं, कैसे पानी में डिटर्जेंट घोल दीजिए वो अपना काम करेगा। तीसरा एडवांटेज क्या है कि मोर इजिली सॉल्युबल इन वाटर देन सोप्स, सोप इतना इजीली सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, लेकिन डिटर्जेंट्स इजीली सॉल्व हो जाते हैं, आप खुद कपड़े धोते होगे नोटिस किया होगा। फिर इससे आप वूलन क्लोथ्स भी धो सकते हो, कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग वूलन क्लोथ्स, तो यदि आप वूलन क्लोथ्स को आप धो रहे हो तो आप डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखेंगे हम डिटर्जेंट्स और सोप्स के डिसएडवांटेजेस कि क्या क्या इनके नुकसान हैं। देखो सोप्स जो होते हैं वो हार्ड वाटर में, यदि हम हार्ड वाटर लेंगे तो उसमें ये काम नहीं करते हैं अच्छे से। दूसरा, ये वूलन क्लोथ्स भी इससे नहीं धुलते हैं, ठीक है, यदि आप वूलन क्लोथ्स धोने की बात करते हैं तो वो आप सोप से नहीं कर सकते। तीसरा, यदि सेलाइन वाटर है या फिर एसिडिक वाटर है तो इन सब में भी ये यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। जबकि हम यदि डिसएडवांटेजेस डिटर्जेंट्स के देखते हैं तो इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर एक तो ये फुल्ली बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मीन्स ये कुछ हद तक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और दूसरा ये एक्सपेंसिव होता है देन सोप से थोड़ा महंगा होता है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, और ये आप दोनों चीज़ें इसकी लर्न कर लेना, सोप्स और डिटर्जेंट्स की। यही आपके कई बार कंपैरिजन पूछा जाता है, आप ये सारे पॉइंट्स लिख लोगे जो मैंने नोट कर रखे हैं यहाँ पर, तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे।
अब हम देखते हैं सोप किस तरह एक्शन करता है। जब हम उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं सोप को, तो किस तरह से उसका एक्शन होता है और क्या होते हैं मिसल फॉर्मेशन। तो ये तो तुमने देखा ही होगा कि सोप किस तरह से होते हैं। कुछ ये आपके सोप्स रखे हुए हैं कुछ। अब जब हम सोप को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो इसमें ये जो आप देख रहे हो सोप मॉलिक्यूल, तो सोप मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होता है। इसमें एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक हेड, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड क्या हुआ, वो एंड मॉलिक्यूल का जो कि पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक हेड अट्रैक्ट्स, आप लिख सकते हो टुवर्ड्स वाटर, अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स वाटर, ठीक है। तो ये सिर्फ पानी में ही अट्रैक्ट होगा। जबकि जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये किसकी तरफ होती है, अट्रैक्ट डर्ट की तरफ। डर्ट की तरफ क्यों होती है, क्योंकि ये डर्ट जो होता है ऑयली होता है नेचर में। तो अब ऐसे एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं तो ये कुछ इस तरह से एक ओरिएंटेशन बनाते हैं। देखो ये हाइड्रोफोबिक टेल है और ये हाइड्रोफिलिक हेड है जो कि सोडियम आयन है, ठीक है। हमें पता है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो जो ये चेन है ये कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट हो गया और सोडियम वाला पार्ट इसका हेड हो गया, जो कि सोडियम आयन वाला पार्ट आप देख रहे हो। और इस तरह से ये कुछ मिसल्स फॉर्म होंगे इसके। तो ऐसे बहुत सारे मिसल्स जो है वो पानी में फॉर्म हो जाते हैं और ये सारे मिसल्स बन करके कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, एक ओरिएंटेशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मिसल फॉर्मेशन। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जब वो इस तरह से बहुत सारे मिसल्स फॉर्म होंगे। यहाँ पर ये डर्ट को इन्होंने कैप्चर कर दिया, ये क्या आपका डर्ट, ये आप देख रहे हो ये मॉलिक्यूल है आपका सोप मॉलिक्यूल। और ये जितने भी सोप मॉलिक्यूल्स हैं ये कई सारे सोप मॉलिक्यूल्स ने मिल करके एक मिसल को फॉर्म किया है। तो ऐसे बहुत सारे मिसल्स होते हैं और जब ये डर्ट जो है वो कैप्चर कर लेते हैं तो किस तरह से कैप्चर करते हैं, देखो कुछ इस तरह से इनका एक्शन होता है। जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं जब वो डर्ट को कैप्चर करेंगे मिसल फॉर्म करके, तो ये जो डर्ट है ये फिर आपका वॉश आउट हो जाता है, रिंस आउट हो जाता है। और इस तरह से जितने भी डर्ट है और ऑयली जो इस वो है सब्सटेंस वो आपका निकल जाता है और कपड़ा आपका साफ़ हो जाता है। हमने देखा कि जो सोप है वो सॉफ्ट वाटर में काम करता है लेकिन हार्ड में नहीं करता है। तो हार्ड वाटर में वर्क क्यों नहीं करता है, देखो सॉफ्ट वाटर में जब हमने सोप डाला तो ये लेदर की फॉर्मेशन हो गई जिसको आप कहते हो फोम, झाग बना है, ठीक है। लेकिन जब हम हार्ड वाटर में सोप को डालते हैं तो क्या होता है, कुछ चिपचिपापन रह जाता है उसमें और ये स्कम फॉर्म होता है। स्कम क्या होता है, ये इनसॉल्यूबल रहता है एक तरह से, और ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पर झाग नहीं बनते हैं, फोम नहीं बनता और हमारे कपड़े भी साफ़ नहीं होते। तो इस तरह से सोप जो है वो हार्ड वाटर में वर्क वेल नहीं करता है, जबकि ये अच्छे से काम कर सकता है सॉफ्ट वाटर में। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट, जिसमें कई बार जो है कंपैरिजन पूछ सकते हैं, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस पूछ सकते हैं। जो सब आपने देख लिया यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, आप नोट कर सकते हो। साथ ही मिसल फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से मिसल फॉर्मेशन होता है वो भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और अच्छे से आपका रिवीजन हुआ होगा मुझे उम्मीद है। यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, कोई कमेंट में आप पूछ सकते हो क्वेश्चन करके, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आप दबा सकते हो जिससे कि आपको कोई भी वीडियोज़ आगे ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। Thank you for watching Achievers Academy.